I would like to draw your attention toward the chapter 3, class 11th history. This is very important for you. Okay? क्लास 11th हिस्ट्री का ये चैप्टर है, हम इसको पढ़ रहे हैं। और हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले तो हम ये जानते हैं इस चीज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, हम नोट्स के अंदर। तो हम इसमें पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य क्या था, कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ तक इसका विस्तार था। दूसरा है वर्ष वृत्तांत, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पेपराइज इसके अंदर पढ़ेंगे। तीसरी शताब्दी का संकट इसके अंदर ही पढ़ेंगे। दास प्रजनन आदि हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर 11th का कोर्स करा के दिया जाएगा, फुल कोर्स करा के दिया जाएगा हिस्ट्री का। आपको यहाँ बड़ी ही अच्छी अच्छी वीडियो डाली जाएंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं ये। आपको इनको पढ़ने के बाद आपको बुक उठाकर नहीं देखनी है, क्योंकि ये जो चैप्टर होते हैं उसका ये समरी है पूरा, यही इसमें इम्पोर्टेंट है जो हम नोट्स में लिखा करते हैं। इसलिए आप चलिए, तो बिना किसी देरी करते हुए हम चलते हैं सीधा चैप्टर के अंदर और पढ़ते हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम जो आता है रोमन साम्राज्य, यानी कि रोम साम्राज्य क्या था। तो आज का तो अधिकांश यूरोप है, पश्चिमी एशिया है, उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा है, वह इसमें शामिल था। रोमन साम्राज्य में क्या क्या शामिल था, तो इसमें शामिल था यूरोप, पश्चिमी एशिया, ठीक है। तो मैंने बुरस यहाँ पर अप्लाई कर लिया है, मैं पढ़ाता हूँ। तो क्या था इसमें, यूरोप, अधिकांश यूरोप है, पश्चिमी एशिया, ठीक, और उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका इसमें शामिल था रोमन साम्राज्य। ओके, इसके बाद हम चलते हैं ऊपर। रोमन साम्राज्य का फैलाव 3 महाद्वीपों में, वो कौन कौन से महाद्वीप थे आपने ऊपर पढ़ा था। तो फर्स्ट है यूरोप, सेकंड है पश्चिमी एशिया एंड थर्ड है उत्तर अफ्रीका। क्या है, फर्स्ट है यूरोप, सेकंड पश्चिमी एशिया, थर्ड है उत्तरी अफ्रीका। ओके। रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, जो हमको रोमन साम्राज्य की जानकारी मिलती है उसके क्या क्या स्रोत हैं, उनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। तो हम पढ़ते हैं, सामग्री जिसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो सामग्री है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक। तो कौन कौन सी है, पहली है पाठ्य सामग्री, जिसमें हम वर्ष वृत्तांत, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून, इस सभी का अध्ययन करेंगे। और दूसरा वो शामिल किया गया है वो प्रलेख या दस्तावेज, जिसमें है पेपराइज पर लिखे गए, जो प्रलेख और दस्तावेज हैं वो पेपराइज पर लिखे गए, ठीक है। और जो थर्ड वो आता है भौतिक अवशेष, इमारतें, बर्तन, सिक्के, ठीक। तो हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं हम। तो वर्ष वृत्तांत, वर्ष वृत्तांत क्या होता है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि वर्ष वृत्तांत क्या होता है, तो आपको बताता हूँ मैं। समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरों को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। समकालीन व्यक्तियों द्वारा, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं समकालीन, मतलब समय के हिसाब से इस पीढ़ी में ये वाले व्यक्ति थे, उस पीढ़ी में वो वाले व्यक्ति थे, जो व्यक्ति अपनी अपनी पीढ़ी के जो प्रति वर्ष, हर वर्ष में वो लिख देते हैं, जो इतिहास को लिख देते हैं, ब्यौरे को लिख देते हैं, उसी को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। तो इस साल इस व्यक्ति ने लिख दिया वर्ष, उसी साल के व्यक्तियों ने, ठीक है, अगली साल किसी और व्यक्तियों ने लिख दिया, जो पीढ़ी के हिसाब से होते हैं। जैसे 100वीं पीढ़ी चल रही है, ठीक है, जो आपका 2000 चल रहा है अभी, इसमें किसी और ने लिख दिया, 19 में किसी और ने लिख दिया, तो इन्हीं को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। इसके बाद हम और भी समझते हैं, जो पेपर राइस क्या है, अपने ऊपर पढ़ा था, ये भी आपको डाउट हो रहा था। तो पेपर राइस एक सरकंडे जैसा पौधा था। क्या था, पेपर राइस एक सरकंडे जैसा पौधा था, सरकंडे जैसा पौधा था, जो नील नदी के किनारे उगा करता था। किस नदी के किनारे, तो नील नदी के किनारे उगा करता था, ठीक है, नील नदी के किनारे उगा करता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। तो आपको पेपराइज जो क्लियर हो गया होगा कि पेपराइज क्या है। पेपराइज एक सरकंडे जैसा पौधा है जो नील नदी के किनारे उगा करता था, जिससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो समझ में आ गया हो गया। रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल, रोम साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व से
27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। जो रोम साम्राज्य था वहाँ पे 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक क्या चली, गणतंत्र व्यवस्था चली। ठीक है, गणतंत्र शासन चला। इस पर क्या है कि प्रथम सम्राट अगस्टस 27 ईसा पूर्व में अगस्टस ने गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट दिया और स्वयं सम्राट बन गया। जो गणतंत्र शासन था, जो अगस्टस था, उसने 27 ईसा पूर्व में यहाँ का तख्ता पलट दिया, उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा जाने लगा। तो आपको ये आ सकता है कि जो अगस्टस ने अपना गणतंत्र शासन व्यवस्था पलटी थी, उसका जो शासक बन गया था, तो उसके राज्य को क्या कहा जाने लगा, तो प्रिंसिपेट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, प्रिंसिपेट। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था, निरंकुश शासक नहीं था, स्वेच्छाकारी शासक था। ओके, इसके बाद हम चलते हैं रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं। जो रोम साम्राज्य के इतिहास के 3 सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, महत्वपूर्ण शासक हैं, कौन कौन से हैं, सम्राट कौन कौन से हैं, वर्ग है इसमें देखिए। एक प्रथम है सम्राट, महत्वपूर्ण खिलाड़ी माने जाते हैं। दूसरा आता है वर्ग, क्या है, अभिजात वर्ग। तीसरा आता है सेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रांतों की स्थापना, सार्वजनिक स्नान गृह बनाए गए। ठीक है, प्रांतों की स्थापना की गई और सार्वजनिक स्नान गृह बनाए गए। मध्यकाल 3वीं शताब्दी का संकट क्या था, मध्यकाल जो 3वीं शताब्दी का संकट था वो क्या था कि प्रथम और द्वितीय शताब्दी शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। जो प्रथम और द्वितीय शताब्दी थी वो क्या थी, शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। लेकिन जो तीसरी शताब्दी आई वो तनाव हो रहा था, उसमें तनाव था जब ईरानी के ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए। क्या हुए, जो रोम साम्राज्य था वो प्रथम और द्वितीय शताब्दी तो बड़ी ही शांति और समृद्धि और आर्थिक विस्तार के साथ निकल गए, लेकिन जो तीसरी शताब्दी थी वो बहुत ही तनावपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ पर ईरान के ससानी वंश के बार बार आक्रमण होते रहे। ठीक है, इसी बीच जर्मन मूल के जनजातीय फ्रैंक, एल्माइनाइज और ग्रोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, जो जर्मन के जो मूल जनजातियाँ थे वो फ्रैंक, एल्माइनाइज और ग्रोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आई। क्या आ गई, अब साम्राज्य के काफ़ी हिस्सों पर किसी दूसरी जाति के लोगों ने, जनजातियों ने कब्जा कर लिया, तो क्या है, अस्थिरता तो आ ही जाएगी। सिंपल बात है। तो यहाँ पर क्या आ गई, अस्थिरता आएगी। ओके, 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए। समझिए, जो 47 वर्ष थे उसमें 25 सम्राट बदले। इसे ही तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ही तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। अपने ऊपर पढ़ लिया कि बार बार आक्रमण हुए, कई सारे प्रांतों पर कब्जा कर लिया, 47 वर्षों में 25 सम्राट बदले गए, तो इसे ही क्या जाता है, तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। ओके, परवर्ती पूरा काल क्या है कि 4वीं से 7वीं शताब्दी प्रथम। दूसरा डाइक्लेशियन का शासन 284 से 305 ईस्वी। थर्ड कंस्टेंटाइन शासन जो ईसाई धर्म, सोने का सिक्का, कुस्तुनतुनिया राजधानी, व्यापार विकास, स्थापत्य कला, जस्टिनियन शासक। ठीक, तो ये क्या है, यह है परवर्ती पूरा काल। ठीक है, इसमें ये हुआ ईसाई धर्म हुआ, सोने के सिक्के चलाए गए, व्यापार विकास हुआ, कंस्टेंटाइन का शासक आया, 4वीं से 7वीं शताब्दी की बात चल रही है, स्थापत्य कला हुई, जस्टिनियन शासक आया। रोमन साम्राज्य में लिंग साक्षरता और संस्कृति किस प्रकार की थी, तो एकल परिवार का समाज में चलन था। जो एकल परिवार थे, एकल परिवार से मतलब होता है विथआउट जॉइंट फैमिली। ठीक, एकल परिवार में आते हैं आपके माता पिता और उनके बच्चे, बस। ठीक, तो महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, संपत्ति में स्वामित्व व संचालन में कानूनी अधिकार होना। जो संपत्ति में थे वो स्वामित्व मालिक होती थी, संचालन में कानूनी अधिकार होती थी उनके पास। ठीक है, काम चलाऊ साक्षरता होती थी उनके पास, सांस्कृतिक विविधता होती थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं रोमन साम्राज्य का विस्तार।
जो रोमन साम्राज्य का विस्तार है वो कैसे हुआ, ठीक, कहाँ कहाँ तक हुआ। तो रोमन साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। क्या था? जो रोमन साम्राज्य था उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। बंदरगाह, खाने, खदानें, ईंटे के गड्ढे, जैतून का तेल के कारखाने अधिक मात्रा में व्याप्त होता था रोमन साम्राज्य। जैतून का तेल क्या है? जैतून का तेल एक बहुत ही महंगा तेल होता है जो जहाँ पाया था बहुत ही आर्थिक रूप से भरा हुआ रहता है वो राष्ट्र। तो रोमन साम्राज्य में जैतून का तेल बड़ी ही मात्रा में, कारखाने बहुत ही प्राप्त हुए, बंदरगाह थे, खाने थी, खदानें थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विस्तार होने का एक कारण है असाधारण उर्वरता के क्षेत्र होना, ठीक है। मतलब कई ज़्यादा नहीं, असाधारण रूप से ही अच्छी फसलें हो जाती थी, उर्वरता क्षेत्र थे वहाँ पर, ठीक है। सुगठित वाणिज्यिक व बैंकिंग व्यवस्था तथा धन का व्यापक रूप से प्रयोग, अच्छी वहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था थी, आप अपने पैसे जमा कर सकते थे, जब आपको प्राप्त करने प्राप्त कर सकते थे, धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था, ठीक है। अच्छे वाणिज्यिक धंधे के लिए अच्छे वो थे वहाँ पर। तरल पदार्थों की तुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। जो तरल पदार्थ होते थे जिन कंटेनरों में उनकी जो धुलाई की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहते थे। क्या कहा जाता है? एम्फोरा। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनर में ले जाया जाता था। जो ये महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करना। प्लीज गिव योर अटेंशन टू द ड्रेसल 20। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल, जैतून ऑयल कहाँ पर ले जाता था? ड्रेसल 20 नामक एक कंटेनर में ले जाया जाता था। कहाँ पर? ड्रेसल 20 नामक कंटेनर में, ड्रेसल 20 कंटेनर में लाया था। स्पेन में उत्पादित तेल। ओके। रोमन साम्राज्य में श्रमिकों का पर नियंत्रण, दासता की मजबूत जड़ें पूरे रोमन साम्राज्य में फैली हुई थीं। इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दासों की संख्या थी। भाई साहब क्या बात है यहाँ पर। इटली में जो 75 लाख आबादी थी उसमें से 30 लाख तो दासों की ही संख्या थी यार। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था। क्या था? पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था। उच्च वर्ग के लोगों द्वारा श्रमिकों एवं दासों से क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो श्रमिकों एवं दासों से बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। यदि वो काम नहीं कर रहा तो उसको फटकार लगाई जाती थी जिससे वो अपना काम स्वचालित रूप से चालू करे। मतलब बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, ठीक। ग्रामीण लोग शरणग्रस्तता से जूझ रहे थे। जो ग्रामीण लोग हैं वो इतना उनके पास कर्ज हो गया था, इतना टैक्स हो गया था कि जिससे वो देने में असमर्थ थे और वो बड़ी ही कठिनाई से जूझ रहे थे उस समय। दासों के प्रति व्यवहार सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित था। जो दासों के प्रति हम व्यवहार करते हैं, जो रोमन समाज के लोग किया करते थे, वो उनकी सहानुभूति पर नहीं किया करते बल्कि उनका हिसाब किताब देखकर उन पर व्यवहार अच्छा किया करते थे, ठीक। रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियाँ, प्रारंभिक राज्य तो क्या थे? सेनेटर, अश्वरोही, जनता का सामान्यत वर्ग, फूहड़, निम्नतर वर्ग, दास, ठीक है। परवर्ती काल अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतर वर्ग, भ्रष्टाचार और लूट खसोट आदि वहाँ पर जो सामाजिक श्रेणियाँ प्रारंभिक राज्य में थीं। रोमन साम्राज्य में पुरा काल की विशेषताएं, जो रोमवासी बहुदेववादी थे, कई सारे देवी देवताओं को मानते थे लोग। जुपिटर, जूनू, मिनर्वा तथा मार्स जैसे देवी देवताओं की पूजा किया करते। सोचिए यार, मतलब ग्रह की पूजा किया करते थे। आप इंग्लिश में इनको लाइए, जो जुपिटर इंग्लिश में, जो जूनू, मिनर्वा, मार्स इंग्लिश में जो हमारे जो ग्रह हैं उनसे किया जाता है। काफ़ी सारी देवी देवताओं को मानते थे, बहुदेववाद थे। यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। यहूदी धर्म यहाँ पर बड़ा ही प्रचलित था रोमन साम्राज्य में। सम्राट डाइक्लोसियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाना। क्या हुआ? जो सम्राट डाइक्लोसियन थे उनके द्वारा सीमाओं पर काफ़ी सारे किले बनवाए गए। सम्राट कंस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म का राजधर्म बनाने का निर्णय लिया। जो ईसाई धर्म था उसको राजधर्म बनाने का निर्णय लिया।
साम्राज्य के पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले समूह जैसे गौद, वेंडल तथा लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य पर स्थापित कर लिया। जो पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले, पश्चिमी भाग में रोमन साम्राज्य के उत्तर भाग से उत्तर से आने वाले समूह थे, वो थे गौन, वेंडल तथा लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके उत्तर में रोम के राज्य स्थापित कर लिए अपने कब्जा करके। प्रांतों का पुनर्गठन किया गया इसी के चलते। जब कब्जा हो गया तो प्रांतों का पुनर्गठन भी होगा। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग अलग करना, जो सैनिक का कार्य अलग था, असैनिक जो लोग थे उनका कार्य अलग अलग करना। ठीक, इसके बाद हम ऊपर चलते हैं। इस्लाम का विस्तार प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति। जो क्या हुआ कि यहाँ पर इस्लाम का विस्तार हो गया। जो प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति थी, क्या थी? जो प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति थी, क्या थी? कि इस्लाम का विस्तार हो गया। यहाँ पर किसका हो गया? इस्लाम का जो क्या है विस्तार हो गया। ठीक। रोम साम्राज्य में सैनिक प्रबंध की व्यवस्था। तो रोम सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था थी। तो रोमवासी से वो सेना राजनीति महत्वपूर्ण संस्था थे। व्यावसायिक सेना अलग थी। सेवा करने की अवधि निश्चित उनकी होती थी। जो सेवा कितनी अवधि, कितनी काल तक उनको करना है। सबसे बड़ा एकल निकाय था, सबसे बड़ा एकल निकाय। सेनेट में सेना का डर, सेनेट होते थे उनमें सेना का डर होता था। मतभेद होने पर गृह युद्ध भी होते थे काफ़ी सारे। आंदोलन और विद्रोह भी हुआ करते थे राज्य में। शासक अथवा सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति। जो शासक थे या सम्राट थे, भाग अपने हाथों से अपनी निर्धारित कर लिया करते थे। दास प्रजनन, गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी, दास प्रजनन, जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। सोचिए कितनी बुरी व्यवस्था थी यार। मतलब जो गुलाम की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों क्या है कि जो उनके साथ मर्द होते थे उनको मतलब ऐसा बोला जाता था कि तुमको अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने हैं, जिससे उनकी जो दास की जो संख्या, गुलामों की संख्या वो और भी जाके बड़े और आगे चलकर वो दास ही बनना है। वो दास बनते ही थे, दास का बच्चा दास ही बनेगा। तो मतलब सोचिए ऐसा मतलब ज़बरदस्ती किया करते थे कि आपको इतने बच्चे करने हैं, आपको इतने करने हैं, जिससे वो आगे चलकर दास बन जाए। उनको उससे सुविधा हो। दास श्रमिक को के साथ समस्याएं। रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुआयाम प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। जो रोम में जो सरकारी काम हुआ करते थे, निर्माण हुआ करते थे, स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों, मुक्त श्रमिकों मतलब होता है कहीं दूसरे से लेके आया करते थे, कहीं दूसरे से वहाँ के सस्ते हुआ करते थे तो वहाँ से काम करवा लिया करते थे। क्योंकि जो हम कहीं से लाते हैं कि श्रम का बहुआयाम बहुत महंगा पड़ जाता है, तो कहीं से ला रहे हैं दासों को तो वहाँ से थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इसलिए जो मुक्त श्रमिक होते थे उन्हीं से कह दिया करते थे। भाड़े के मजदूर के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के भोजन देना पड़ता था। भाड़े के मजदूर होते थे उनके ठीक विपरीत जो गुलाम श्रमिक होते थे उनको वर्ष भर रखने के लिए उनको सिर्फ उनको खाना दिया जाता था और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए उनकी लागत भी बढ़ जाती थी। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे। जो वेतनभोगी हो मतलब तुरंत लेते पैसे, जो वेतनभोगी हैं वो सस्ते तो पड़ते थे, लेकिन उन्हें आसानी से छोड़ा या और रखा जा सकता था। लेकिन उन्हें आसानी से छोड़ा भी जा सकता और रखा भी जा सकता। आप कभी